नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से नई क्लास के अंदर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर जालोर, उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहार को। दोस्तों जो पिछली अपनी क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था मंडोर के प्रतिहार को। तो वो जो मंडोर के प्रतिहार है वो ज्यादा कुछ विशेष उसमें इंपॉर्टेंट शासक नहीं थे। जो दो चार इंपॉर्टेंट शासक थे वो हमने देख लिए थे और लगभग एक वीडियो के अंदर जो है अपना कंप्लीट मंडोर के प्रतिहार जो है वो हो गए थे। और अब जो है 2-3 वीडियो के अंदर अपने जालोर, उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहार को हम पढ़ने वाले हैं। और आगे हम जो है इसके त्रिपक्ष संघर्ष को भी पढ़ेंगे। तो बड़े ही डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी जानकारी रहेगी इनके संबंध में वो सारी चीजों पर हम बात करेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा समझने में जो है उसको समय लगता है, या यूं कह सकते हैं कि थोड़ा पेचीदा है। इसका सबसे मुश्किल जो पार्ट है वो है त्रिपक्ष संघर्ष। उसको समझने में थोड़ी जो है कठिनाई रहती है, वो मुश्किल से समझ में आता है। तो इसको हम बड़े ही अच्छे तरीके से समझेंगे और एक बार आप समझ लेंगे तो बाद में आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो पिछला जो वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो वो आप देख लीजिएगा मंडोर के प्रतिहार, ताकि आपको जो है आगामी ये समझ में आ सके। और ये शाखा शुरू हो रही है अपने जालोर, उज्जैन और कन्नौज के प्रतिहार वंश की। ठीक है, इसमें सबसे पहला शासक रहेगा वो रहेगा नागभट्ट फर्स्ट। सबसे पहला शासक रहने वाला है वो रहने वाला है नागभट्ट फर्स्ट। और समय की बात करें तो ये समय रहेगा इनका 730 से 760 ईस्वी जो है नागभट्ट फर्स्ट का समय था। दोस्तों इसको रघुवंशी प्रतिहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको रघुवंशी प्रतिहार भी कहा जाता है। रघुवंशी प्रतिहार क्यों कहते हैं? तो रघुवंशी प्रतिहार कहने का जो कारण है वो है इसको, इसके जो अन्य नाम भी हैं, राम का प्रतिहार, लक्ष्मण के वंशज, नागावलोक, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक। ठीक है, तो ये इसके कुछ उपनाम हैं जो कि इनको जो है लक्ष्मण के वंशज या राम जी के जो वंशज होने पर ये कुछ जो है इनको रिलेट करता है, तो इसलिए इनको जो है रघुवंशी प्रतिहार भी कहते हैं। तो सबसे पहला शासक आता है दोस्तों, इसमें आता है नागभट्ट। कहा जाता है कि ये नागभट्ट फर्स्ट जो है वो मंडोर प्रतिहार वंश के ही शाखा से ही इधर आता है और अपनी नई राजधानी बनाता है जालोर बिनमाल के अंदर। तो यहाँ से इसकी शाखा स्टार्ट होती है नागभट्ट फर्स्ट से। और समय काल की बात करें तो बताया मैंने आपको 730 से 760 ईस्वी इसका समय है। और ये जालोर बिनमाल शाखा का संस्थापक है। तो नागभट्ट फर्स्ट को जालोर बिनमाल शाखा का संस्थापक भी कहते हैं। जालोर, बिनमाल, उज्जैन, ये जो कन्नौज शाखा है इसका संस्थापक भी जो है इसको कहते हैं। दोस्तों नागभट्ट फर्स्ट के बारे में जो है जितनी भी जानकारी मिलती है, यूं कह सकते हैं कि जो ज्यादातर जानकारी मिलती है वो मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उससे जो है इसके बारे में ज्यादातर जानकारी है वो मिलती है। और इसके बारे में जो है इसके कुछ अन्य नाम हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और कई बार जो है यहाँ से प्रश्न बना भी है। तो इसके अन्य नाम भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो नाम को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो इसके नाम है, एक तो इसका नाम है राम का प्रतिहार। क्या है? इसको कहते हैं राम का प्रतिहार। एक इसका नाम है लक्ष्मण के वंशज, इसको लक्ष्मण का वंशज भी कहते हैं। इसका नाम है दोस्तों नागावलोक फर्स्ट। ठीक है, तो ये नागावलोक फर्स्ट है। आगे जब हम पढ़ेंगे नागभट्ट द्वितीय के बारे में तो उसको नागावलोक द्वितीय भी कहते हैं, तो इसको नागावलोक फर्स्ट भी कहते हैं और नागभट्ट फर्स्ट जो है इसका नाम है ही। मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, तो मेघनाद का युद्ध का अवरोधक भी है। इंद्र के गर्व का नाशक, इसमें जो है इंद्र के गर्व का नाश करने वाला बताया गया है इसमें इसको। नारायण की मूर्ति का प्रतीक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक भी इसको बताया गया है, क्योंकि इसने जो है मल्लेच्छों का नाश किया था। जो अरबी आक्रमणकारी थे ना मल्लेच्छ, उनका नाश किया था और इसको जो है नारायण का प्रतीक बताया गया है। तो नारायण और मल्लेच्छों का नाशक बताया गया है इसको ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर इसको नारायण बताया गया है और मल्लेच्छों का नाशक बताया गया है। तो राम का प्रतिहार, लक्ष्मण के वंशज, नागावलोक फर्स्ट, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के गर्व का नाशक और नारायण की मूर्ति का प्रतीक, या फिर इसको नारायण भी कहते हैं और मल्लेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। और ये दोनों जो कहा गया है वो कहा गया है ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। इसको आप थोड़ा ध्यान रखना, ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर जो है इसको नारायण भी कहा गया है और मल्लेच्छों का नाशक भी कहा गया है। और मल्लेच्छ यहाँ पर कहा गया है अरबों को, जो अरबी आक्रमणकारी थे ना, वो अरबों को यहाँ पर, अरबी जो आक्रमणकारी थे उनको यहाँ पर कहा गया है मल्लेच्छ। ठीक है, तो जितने भी अरबी आक्रमणकारी थे उनको यहाँ पर मल्लेच्छ कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इसके समय में एक अरबी शासक हुआ करता था जिसका नाम था जुनैद। क्या नाम था? जुनैद। अरबी शासक था, उसका नाम था जुनैद। और एक लेखक था इसके समय में, उसका नाम था अल बिलादुरी। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, तो इनकी बनने की संभावनाएं हैं, जो कि इसके लिए संबंध में काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनका थोड़ा ध्यान रखें। अरबी शासक हैं जुनैद और अरबी लेखक हैं यहाँ पर दोस्तों अल बिलादुरी। बात करें दोस्तों इसकी राजधानी की, तो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले जो है इसने अपनी राजधानी बनाई थी बिनमाल जालोर को।
तो सबसे पहले इसकी राजधानी थी वो थी भीनमाल जालोर, और बाद में इसने जो है अपनी राजधानी ट्रांसफर की थी उज्जैन के अंदर। कहाँ पर बनाई? उज्जैन के अंदर। और बात करें दोस्तों लास्ट में, तो राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग ने इसको द्वारपाल नियुक्त किया था। राष्ट्रकूट शासक था दंतीदुर्ग, उसने जो है इसको द्वारपाल नियुक्त किया था। किसको? तो नागभट्ट फर्स्ट को। तो नागभट्ट फर्स्ट के बारे में जो जानकारी थी वो हमने यहाँ पर देखी। अगला जो शासक रहेगा वो रहेगा कक्कुक, तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं, जो कि पहला शासक था। और इसके बाद में दोस्तों कई सारे शासक बनते हैं, ठीक है ना, और वो बनते हैं जैसे कि इसके बाद में बनता है दोस्तों कक्कुक। कौन बनता है? कक्कुक एक शासक बनता है, उसको कक्कुक भी कहते हैं और कक्कुस्त के नाम से भी जानते हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने जो है मंडोर के अंदर एक विजय स्तंभ बनाया था, जो कि राजपूताना का दूसरा विजय स्तंभ था। और इसके बाद में दोस्तों शासक बनता है वो बनता है देवराज। कौन बनता है? इसके बाद में शासक बनता है देवराज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इनको हम डिटेल से नहीं देखेंगे क्योंकि इनसे प्रश्न बनते ही नहीं है, तो इनको ज्यादा डिटेल से देखने की जरूरत है नहीं। तो कक्को के बाद में बनता है देवराज, और देवराज की जो पत्नी होती है उसका नाम होता है भूयिका देवी। क्या नाम होता है? भूयिका देवी। देवराज की जो पत्नी है उसका नाम है भूयिका देवी। और इस देवराज को कहीं कहीं दोस्तों हम देल शक्ति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, इसको देवराज भी कहते हैं और देल शक्ति भी कहीं कहीं कहा जाता है, ठीक है। जैसे ग्वालियर प्रशस्ति है उसके अंदर इसको देल शक्ति भी कहा गया है। तो इसकी पत्नी थी भूयिका देवी, और इससे जो है इन दोनों से एक इनका पुत्र उत्पन्न होता है, उसका नाम था दोस्तों वत्सराज। क्या नाम था? वत्सराज। वत्सराज भी काफी इंपॉर्टेंट है, नागभट्ट फर्स्ट की तरह काफी इंपॉर्टेंट है वत्सराज। और यहीं से दोस्तों जो है त्रिपक्षीय संघर्ष की जो है शुरुआत होती है। किसकी होती है? त्रिपक्षीय संघर्ष की यहाँ पर शुरुआत होती है, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिपक्षीय संघर्ष की यहाँ पर दोस्तों शुरुआत होती है, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष को है जो हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और त्रिपक्षीय संघर्ष जो है वो अपने आप में बड़ा है, तो इसको समझाने में काफी समय लगेगा। तो इस वीडियो को हम जो है अगले इसको पूरे टॉपिक को जो है अगले वीडियो में हम समझेंगे, अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।